नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। और आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए आपके क्लास 12 के होम साइंस का नेक्स्ट चैप्टर, जिसका हमारा नाम रहने वाला है नैदानिक पोषण और आहारिकी। अगर आप चैप्टर के नाम को समझ लेते हैं तो आपको 25% चैप्टर जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ हम नैदानिक पोषण और आहारिकी की बात कर रहे हैं। आहारिकी की बात करें तो हमें मतलब समझ में आ रहा है ना, आहार की बात हो रही है यहाँ पे। तो आहार की उससे रिलेटेड है। लेकिन ये नैदानिक पोषण का क्या मतलब होता है? चलो, पोषण भी आप लोगों को पता चल गया, पोषण जो हमारे लिए जरूरी होता है। लेकिन नैदानिक पोषण क्या है? तो पोषण को ही नैदानिक पोषण से ऐड कर दिया गया है, जिसमें ये थोड़ा बड़े लेवल पे हो जाता है। पोषण क्या है? एक व्यक्ति का पोषण है। लेकिन अगर हम जब नैदानिक पोषण की बात कर रहे हैं तो यहाँ डॉक्टर के द्वारा क्या किया जा रहा है? मरीजों के खान पान में, उनके डाइट में या किसी भी चीज में चेंज किया जा रहा है ताकि उनकी जो स्थिति है वो हम उसको सुधार सके। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं? नैदानिक पोषण बोल रहे हैं। तो नैदानिक पोषण का यही अर्थ है कि हम किसी भी मरीज के खाद्य पदार्थ में, उसके डाइट में, उसके रहन सहन में, उसकी दिनचर्या में जो भी परिवर्तन कर रहे हैं, पोषक परिवर्तन कर रहे हैं, उसको हम नैदानिक पोषण बोल रहे हैं। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं अब इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा है पोषण जीवन का आधार। अब यहाँ बात की जा रही है पोषण की। अब आपको भी पता है कि पोषण कितना इंपॉर्टेंट होता है। बिना पोषण के कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता, उसको ऊर्जा नहीं मिल सकती है। मतलब जो भी हम अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे अगर हमारे अंदर पोषण तत्वों की कमी हो जाएगी। तो पोषक तत्व तो हमें पता है हमारे लिए कितने ज्यादा जरूरी होते हैं, है ना। पोषण का अर्थ पहले हम देख लेते हैं। तो क्या बताया है? पोषण भोजन, खाद्य, पोषकों और दूसरे पदार्थों के साथ शरीर द्वारा उनके पाचन, अवशोषण तथा उपयोग का विज्ञान है। अब यहाँ थोड़ी हैवी लाइन आ गई है तो मैं इसको इजी करके आपको बता देती हूँ कि पोषण मेनली क्या है। तो इसमें भोजन है, खाना, खाद्य ये भी हमारा खाना ही होता है। पोषकों, जो भी हमारे पोषक तत्व होते हैं भोजन में, हमारे दाल हो गई, अनाज हो गया, जो भी है, आटा वगैरह जो भी चीज है, ठीक है, वो आ जाएगा। दूसरे पदार्थों के साथ शरीर द्वारा उनके पाचन। अब ये जितने भी है, ये है हमारे भोजन है, खाद्य पदार्थ है, पोषक तत्व है। उसमें जो भी आता है, अनाज आ गया, आटा आ गया, गेहूं, चावल, राई, जो भी है, सब जो भी आ गया है उसको हम ग्रहण कर रहे हैं। उसके साथ हम क्या कर रहे हैं? उसका अवशोषण, उसका पाचन भी कर रहे हैं। अब जब तक कोई चीज मैंने खा लिया मान लो, लेकिन मेरे शरीर में पाचन शक्ति कम है, मैं उसको पाचित जल्दी नहीं कर पाती हूँ, तो क्या होगा? मुझे एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी, उल्टी आएगी, या पूरे दिन मेरा मन जो है अजीब सा होता रहेगा। लेकिन अगर हम पोषक की बात करें, पोषण की बात करें, तो एक सही पोषण कौन सा होता है? तो जब हम सारी चीजों को ग्रहण कर रहे हैं, मतलब ग्रहण करने का मतलब कि हम उसको ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, और उसके बाद हम उसको अवशोषित भी कर रहे हैं। उसके अंदर का जो भी प्रोटीन है उसको हम अपने अंदर ले रहे हैं, और बाकी जो वेस्ट मटेरियल है उसको अपने शरीर से बाहर निकाल दे रहे हैं। तो यही पोषण का एक चक्र होता है। ठीक है, पोषण का संबंध भोजन और खाने के सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलुओं से है। तो हमारा जो पोषण है मुख्य रूप से हमारे भोजन पर निर्भर होता है। भोजन से ही निर्धारित होता है हमारे पोषक तत्व जो है, और वो भी 3 तरीके से: सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक रूप से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, समुचित पोषण क्यों महत्वपूर्ण है। अब समुचित पोषण की बात हो रही है। समुचित का मतलब यहाँ मतलब क्या है? मतलब समुचित मतलब किस तरीके से आप बता सकते हो कि पूरा पूरा पोषण क्यों जरूरी होता है? कि मतलब अब मैंने खाना ले लिया लेकिन मेरे को तो नहीं मिला, मतलब मेरे अंदर ये दिक्कत है कि मैं सही चीजों को सही तरीके से पाचित नहीं कर सकती हूँ। मेरे अंदर ये दिक्कत थी, अब क्या हुआ? मुझे पोषण तत्व तो नहीं मिलेगा अगर मैं उसको पाचित नहीं कर पाऊंगी। क्योंकि अब पोषण का यही प्रक्रिया है कि जब हम उसको किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें उसका अवशोषण भी करना है, उसका पाचन भी करना है। लेकिन जब मैं नहीं कर पाऊंगी तो पोषण मुझे नहीं मिलेगा, मैं कार्य नहीं कर पाऊंगी, सही तरीके से जीवन यापन नहीं कर पाऊंगी, बीमारियों से नहीं लड़ पाऊंगी। तो ऐसी दिक्कत हो जाएगी अगर मुझे पूरी तरीके से मेरी बॉडी को पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो। ठीक है, तो वही है कि हमें पूर्ण रूप से पूरे शरीर को हमारे क्यों जरूरत होती है? पोषक तत्वों की। तो मैंने ये पॉइंट तो आपको बता ही दिए कि बीमारियों से नहीं लड़ पाएंगे, हम दिनचर्या के काम जो होते हैं वो नहीं कर पाएंगे, तो खुद से भी आप इसमें पॉइंट ऐड
कर सकते हो। बाकी यहाँ देख लेते हैं, प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अब पोषक तत्व हमारे शरीर के भीतर होंगे तो क्या होगा, हमें प्रतिरक्षा प्राप्त होगी, हम रोगों से लड़ पाएंगे, रोग जल्दी हमारे शरीर को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। ठीक है, संक्रमण से रोग क्षमता सुरक्षा देने के लिए, अब संक्रमण दिक्कत आपको पता है कि कितना कोविड-19 में संक्रमण हो रहा था, एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के अंदर फैल रहा था, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी थे कि उस टाइम लोगों की हेल्प कर रहे थे। क्यों? क्योंकि वो अपना ध्यान रख रहे थे, पोषक तत्वों को सही तरीके से ग्रहण कर रहे थे, जिससे उनके अंदर क्या थी, संक्रमण से लड़ने की क्षमता जो है वो विकसित हो रही थी, क्योंकि सभी पोषक तत्व जो है उनको प्राप्त हो रहे थे। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से स्वास्थ्य लाभ के लिए, अब कोई भी प्रकार की बीमारी है, चीरकालीन है या फिर जो लघुकालीन होती है वो है, क्या होगा, हम उन रोगों से जल्दी ही लड़ पाएंगे और उसको जल्दी ही ठीक कर पाएंगे। असाध्य बीमारियों से निपटने के लिए, ऐसी बीमारियां जो कि असाध्य असाध्य जिनका इलाज मुश्किल होता है, ठीक है, हम उन बीमारियों से भी, अगर हमारे शरीर में उचित पोषक तत्व है, उचित जो भी हमें ऊर्जा की, विटामिन की, जिसकी भी जरूरत होती है, अगर वो हमारे अंदर है तो क्या होगा, हम इन बीमारियों से लड़ पाएंगे, निपट पाएंगे। ठीक है, तो ये समुचित पोषण के महत्व थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपर्याप्त पोषण का प्रभाव। अपर्याप्त पोषण का मतलब क्या होता है, तो जो पूर्ण रूप से ना मिला हो, जैसे समुचित था तो पूर्ण रूप तो हमें उसमें चाहिए था, लेकिन अपर्याप्त है, यहाँ पे हमें सही से जो पोषक तत्व है वो प्राप्त नहीं हुए हैं, तो उससे कौन कौन सी दिक्कत हो सकती है। तो जैसे आपने वहां पे महत्व महत्व पढ़ा था, यहाँ पे आप उसी को उल्टा करके अपर्याप्त पोषण में लिख सकते हो। ठीक है, कि प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, हम बीमारियों से नहीं लड़ पाएंगे, संक्रामक जो रोग होते हैं उनसे नहीं लड़ पाएंगे, असाध्य बीमारियों से नहीं बच पाएंगे, तो इस तरीके से आप पॉइंट लिख सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ देख लेते हैं, तो शरीर के लिए रोग क्षमता रक्षा में कमी से स्वास्थ्य समस्याओं का जटिल होना। अब शरीर में क्या होगा, रोग क्षमता शक्ति, जैसे वहां पे प्रतिरोधक क्षमता बता रखा था ना, वैसे यहाँ पे बता रखा है कि क्या होगा, हमारे अंदर जो प्रतिरोधक क्षमता है, शक्ति है, वो कम हो जाएगी, जिससे हम क्या मतलब जल्दी हमारे अंदर दूसरे जो रोग है वो आने लग जाएंगे। ठीक है, घाव भरने में कठिनाई होगी, पोषक तत्व नहीं होगा तो हमें चोट लग जाती है, तो उसको ठीक होने में दिक्कत होगा, या कोई भी समस्या हो जाती है तो उसको ठीक होने में टाइम लगेगा। उपचार में देरी, अब क्या है, टाइम लग रहा है, हम यहाँ पे देख लिया ना, जब घाव भरने में देरी हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि उपचार में भी देरी लगेगी, उससे क्या होगा, आपका टाइम भी बेकार होगा, आपके पैसे भी मतलब बेकार होंगे, क्योंकि आप अपना इलाज करवा रहे हो लंबे टाइम तक, तो ये सारी चीजें तो होंगी। ठीक है, विभिन्न अंगों के सुचारू रूप से कार्य संचालन में कठिनाई से नई स्वास्थ्य समस्या का उत्पन्न होना। अब आप पोषक देख रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है, हम बीमारी से लड़ सकते हैं अगर हमारे अंदर पोषक शक्ति पूर्ण रूप से है तो, लेकिन अगर वो नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम क्या होंगे, जो हमारे जितने भी रोग वगैरह होते हैं उससे हम बच नहीं पाएंगे, हम सुचारू रूप से अपने कार्य नहीं कर पाएंगे, उनका संचालन नहीं कर पाएंगे। कब? जब हमारे भीतर अपर्याप्त पोषण जो है वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट महत्वपूर्ण तथ्य इसी में हमें कुछ बता रखा है, अच्छा आहार और अच्छा पोषक साथ ही एक स्वस्थ जीवन शैली चिरकालीन रोगों को विलंबित और नियंत्रित कर सकता है। ये हटा दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर हो गई है मिस टाइपिंग। ठीक है, तो क्या बता रखा है कि यहाँ पे विशेषता बता रखी है आपके आंसर के लिए, कि आप जब इस तरीके से आंसर लिखोगे तो उसमें एक स्पेशल नोट आप डाल सकते हो, एक निष्कर्ष आप डाल सकते हो, ताकि टीचर को आपका आंसर अच्छा लगे। आप बता सकते हो, ये जरूरी नहीं है, अगर आपको पोषक के बारे में जो भी पता है, पोषण के बारे में जितना भी पता है, 2 लाइन 4 लाइन अगर आप लिख दे रहे हो एक्स्ट्रा, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। जैसे यहाँ बता रखा है कि एक स्वस्थ व्यक्ति जो है हमारा, आहार और अच्छा पोषण ही क्या कर सकता है, एक अच्छे व्यक्ति को निर्मित कर सकता है। तो इस तरीके से आप और भी बहुत सारी लाइन्स जो है वो लिख सकते हैं। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, हम हमारा टॉपिक क्या है, नैदानिक पोषण और आहार की। अब यहाँ पर आ गए हम अपने मेन चैप्टर के टॉपिक के ऊपर। वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि बेकार था, इंपॉर्टेंट था, ये अब आ चुके हैं हम, जो मेन हमारा कंटेंट लेके चलने वाला है यहाँ पे, नैदानिक पोषण और आहार की। हम इससे रिलेटेड मोस्टली चीजें यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट यहाँ नैदानिक पोषण का अर्थ बता रखा है, क्या है नैदानिक पोषण का अर्थ, जो मैंने बताया वो भी बिल्कुल सही है, आप अगर लिखते हो इजी लैंग्वेज के लिए मैं आपको बता रही, मतलब मैंने वो बताया था आपको, आप वो लिख सकते हो। बाकी हम यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या हमें बताया गया है। पोषण का विशेष क्षेत्र जो बीमारी से संबंधित है, इस क्षेत्र की चिकित्सकीय पोषण उपचार भी
कहा जाता है। नैदानिक पोषण रोगियों के पोषण प्रबंधन पर केंद्रित होता है। अब यहाँ आ गई है थोड़ी सी हैवी लाइन, इसको हम ठीक कर लेते हैं, मतलब इजी वे में इसको समझ लेते हैं। घुमा फिरा के वही बात है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि क्या किया जा रहा है, डॉक्टरों के द्वारा जो रोगी होते हैं उनके खान पान में, उनकी दिनचर्या में, और जो भी है उनका डेली लाइफ का रूटीन है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए जा रहे हैं उनकी समस्या के अकॉर्डिंग, उसको ही हम नैदानिक पोषण बोलते हैं। ठीक है, तो क्या है, पोषण का विशेष क्षेत्र जो बीमारी से संबंधित है। अब क्या है, ये पोषण का एक विशेष क्षेत्र है, एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। ठीक है, कौन, हमारा नैदानिक पोषण जो बीमारी से संबंधित होता है। अब क्या है, पोषण, अगर अपर्याप्त पोषण की बात हो रही है यहाँ पे कि अपर्याप्त पोषण है किसी के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है वो बीमारी से संबंधित है, बीमारी के क्षेत्र से संबंधित है ना। इस क्षेत्र के चिकित्सकीय पोषण उपचार भी कहा जाता है। ये जो हमारा नैदानिक पोषण है, इसका सेकंड नाम क्या है, हमारा 1 मार्क्स में ये आपके लिए आ सकता है। नैदानिक पोषण को हम चिकित्सकीय पोषण उपचार भी कहते हैं। अब ये तो इसका नाम है, ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। चिकित्सा से हम उपचार कर रहे हैं, किसका, पोषण का, उसको ही हम नैदानिक पोषण या चिकित्सकीय पोषण उपचार कह रहे हैं। नैदानिक पोषण रोगियों के पोषण प्रबंधन पर केंद्रित होता है। तो हमारा जो नैदानिक पोषण है वो क्या कर रहा है, जो हमारे रोगी है, बीमार व्यक्ति है, उनके पोषण, अब जो बीमार व्यक्ति है उसके अंदर पोषण की कमी है, ऊर्जा की कमी है, विटामिन की कमी है, किसी भी चीज की कमी है, ठीक है, तो मुख्य रूप से हम यहाँ पोषण को लेकर चल रहे हैं कि कोई भी मरीज है, कोई भी रोगी है जिसके अंदर पोषण की कमी है और इसके प्रबंधन की आवश्यकता है, इसमें चेंज की आवश्यकता है, इसको ठीक करने की जरूरत है। व्यक्ति के खान पान में कुछ दिक्कत है, उसके लाइफस्टाइल में कुछ दिक्कत है, तो उसको हम प्रबंधित कर रहे हैं, उसको हम चेंज कर रहे हैं उसके बीमारी के अकॉर्डिंग, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, नैदानिक पोषण बोल रहे हैं। ये इसका मुख्य केंद्र माना जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा नैदानिक पोषण क्या है। अब हम आहारिकी देख लेते हैं। आहारिकी क्या है, तो यह वह विज्ञान है जो बताता है कि भोजन और पोषण मानव के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करते हैं। अब यहाँ आहारिकी की हम बात कर ले तो यहाँ आहार है ना, आहार भी है, और यहाँ पे जो एक वर्ड आ गया है आहार की, अब यहाँ पे क्या है, की ऐड हो गया है, तो यहाँ पे सिर्फ आहार की बात नहीं की जा रही है, उन व्यक्तियों की बात की जा रही है जो हमें आहार की जानकारी देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद करके रख सकते हो। आहार की मतलब जो हमें आहार की जानकारी देते हैं उसको हम आहार की कहते हैं। तो ये एक विज्ञान है जिसमें क्या होता है कि बताते हैं, व्यक्तियों को बताते हैं कि भोजन और पोषण मानव के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। अब आपने स्टार्टिंग से ही देखा कि अगर आपके अंदर पोषण की कमी होती है, सही से उचित तरीके से आपको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता तो कितनी समस्या हो जाती है, तो लोगों को ये वही बताते हैं। ठीक है, आहार विशेषज्ञ, डाइटिशियन पोषण संबंधित समस्याओं का आकलन, निदान और उपचार करते हैं। अब यहाँ इसके कुछ वो बता रखे हैं जो इनके अंदर काम करते हैं आहारिकी के अंदर, तो कौन है, आहार विशेषज्ञ, डाइटिशियन, ये क्या करते हैं, पोषण संबंधित समस्याओं का आकलन, आकलन मतलब देखते हैं कि पोषण से संबंधित व्यक्ति के अंदर कौन सी कमियां हैं, ठीक है, उसका आकलन करते हैं, निदान करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं, जो प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं और फिर उसका उपचार करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम नैदानिक पोषण और आहारिकी का महत्व। अब हमने देख लिया है नैदानिक पोषण और आहारिकी क्या होते हैं। अब कितने इंपॉर्टेंट है आपको इससे पता चल गया होगा आगे की डेफिनेशन से ही कि कितना इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति को बता रहे हैं भोजन के बारे में, पोषण के बारे में, जिससे व्यक्ति अपना जीवन सुचारू रूप से चला सकता है। अगर उसको किसी चीज की चेंज की जरूरत है तो चेंज कर सकता है अपनी लाइफ में, और भी दिक्कतें जो है उसकी सॉल्व हो सकती है। तो ये सारे आप पॉइंट्स इसके अंदर खुद से अगर बना के डालना चाहो तो डाल सकते हैं। बाकी हम यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या क्या है। बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में प्रशिक्षित आहार विशेषज्ञ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब क्या बता रखा है, यहाँ पे बात की जा रही है बीमारी रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो प्रशिक्षित आहार विशेषज्ञ होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम किसी भी ऐसे छोटे मोटे डॉक्टर के पास चले जाएंगे जिन्होंने फर्जी डिग्री ले रखी है, जाके इलाज करवाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हम वहाँ साल 2 साल 10 साल 20 साल भी इलाज करवाते रहेंगे, तब भी हमारा कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा। हो सकता है उससे पहले ही हम चले जाए, है ना? लेकिन अगर हम किसी ऐसे डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि सच में प्रशिक्षित है, पढ़ा लिखा है, उसको
मतलब डिग्री बढ़िया मिली हुई है, नामी है, तो हम वहां जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो जल्दी हमारा इलाज करना चालू करेगा। ठीक है, तो नैदानिक पोषण के अंदर ही कौन आते हैं, हमारे आहार विशेषज्ञ वगैरह, डाइटिशियन वगैरह जो है वो आते हैं। ठीक है, नई बीमारी जैसे HIV तथा गैर संक्रामक बीमारी जैसे मोटापा, हृदय रोग, अति तनाव और मधुमेह का व्यापक रूप से बढ़ रही है। बता रहे आज के टाइम पे कि ये जो समस्याएं है, जो नई बीमारी है, जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा देखी जा रही है, जो कि हमारा HIV एड्स है। गैर संक्रामक मतलब जो बीमारी फैलती नहीं है, एड्स एक ऐसी बीमारी है जो फैलती है, ठीक है, लेकिन गैर संक्रामक जो कि नहीं फैलती है तो कौन सी है हमारी, मोटापा है, हृदय रोग है। मैं मोटे व्यक्ति के साथ खाना खाऊंगी तो जरूरी नहीं है कि मैं भी मोटी हो जाऊंगी। ठीक है, तो ये हमारी गैर संक्रामक बीमारियां होती है। हृदय रोग है, अति तनाव है, मधुमेह है। ये आज के टाइम पे क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा फैल रही है, लोगों के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में देखी जा रही है। जनसांख्यिकी परिवर्तन से जनसंख्या का वह भाग बढ़ रहा है जिसे पोषण देखभाल सहायता और आहार सलाह की आवश्यकता है, जैसे कि हमारे वृद्धजन। अब क्या है, ये दिक्कतें जो देखने को मिल रही है ये भी हमारे पोषण से ही संबंधित है। कहीं ना कहीं हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी होती है तो ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। मोटापा के साथ आप कुपोषण भी बोल सकते हो, पोषण संबंधित समस्या होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बस मोटे व्यक्ति के अंदर ही अपर्याप्त या ज्यादा मात्रा में पोषक तत्व होती है। ठीक है, कुपोषित व्यक्ति के अंदर भी जो पोषक तत्व होते हैं उसकी कम मात्रा उपलब्ध होती है। ठीक है, तो आज के टाइम पे बताया है कि कितना ज्यादा बढ़ चुका है हमारा जो ये चीज है। तो और मोस्टली किसको आवश्यकता है, डाइटिशियन वगैरह की, जो हमारे वृद्धजन हो गए हैं इनको, क्योंकि क्या है, एज के अकॉर्डिंग हमको अपने खाने में थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे बात की जा रही है। विभिन्न बीमारियों के उचित प्रबंधन के लिए चिकित्सकीय आहार का सुझाव, रोगी की पोषण स्थिति तथा आवश्यकता आकलन के उपचार उपरांत नैदानिक पोषण विशेषज्ञ उपचारक द्वारा ही दिया जाता है। तो यहाँ पे मोस्टली हमारे ये फोर्थ पॉइंट में बताया गया है, इस पूरे पॉइंट को कवर करते हुए कि आज के टाइम पे आप जो भी दिक्कतें देख रहे हैं, जो भी आप समस्या देख रहे हैं, तो वो किसके ज्यादा द्वारा जो है सॉल्व की जाती है। तो पहले तो आकलन करते हैं कौन, हमारे आहार विशेषज्ञ या फिर डाइटिशियन, नैदानिक पोषण और आहारिकी के द्वारा। ठीक है, ये देखते हैं, आकलन करते हैं कि व्यक्ति में किस तरीके की कमी है, किस तरीके की समस्या देखने को मिल रही है। उसके उपरांत क्या करते हैं, नैदानिक पोषण विशेषज्ञ जो होते हैं वो इसका उपचार करते हैं। आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब देख लेते हैं हमारा नैदानिक पोषण के क्षेत्र में उन्नति। आज के टाइम में जो नैदानिक पोषण है जो इतना बढ़ रहा है, मतलब उन्नति हासिल कर रहा है, तो उसके कौन कौन से पॉइंट है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आज के टाइम पे हमने देखा कि कौन कौन सी समस्या इतनी ज्यादा उत्पन्न हो रही है, बीमारियां फैल रही है, मोटापा हो गया, तनाव हो गया, एड्स वगैरह हो गया, या फिर जो हमारे वृद्ध जन है उनको संतुलित आहार के बारे में जानकारी नहीं है। तो ये सब चीजें क्या करते हैं, हमारे जो नैदानिक पोषण के अंदर आने वाले जो कर्मचारी होते हैं वही हमें बताते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इस तरीके से उसकी उन्नति जो है होती जा रही है। आज के टाइम में जो भी जन सामान्य रोग जो है वो फैल रहे हैं इजी वे में। ठीक है, बाकी हम यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, FSSAI, ठीक है, ये हमारा कौन है, मानक प्राधिकरण। ठीक है, भारतीय खाद्य सुरक्षा के जो हमारे मानक प्राधिकरण है उसकी बात की जा रही है कि अनुसार विशेष आहार उपयोग के लिए खाद्य पदार्थ या ना स्वास्थ्य के लिए पूरक पदार्थों का अर्थ यह है, खाद्य पदार्थ विशेष रूप से संसाधित या विशेष आहार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार किए जाते हैं। अब यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, खाद्य पदार्थ की बात की जा रही है, जो संसाधित खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे। अब संसाधित क्या है, जिनको हमने एकत्रित करके रख रखा है, ठीक है, उसकी बात की जा रही है, जो किसी विशेष शारीरिक स्थिति या विशिष्ट बीमारियों के कारण उत्पन्न होते हैं। अब जो हमारे पोषक संबंधित जो भी दिक्कतें होती है उसकी बात की जा रही है। जो हम संसाधित खाद्य पदार्थ जो है, बाहर की चीजें, हम जो भी बहुत टाइम तक स्टोर होती जो चीजें, चिप्स वगैरह हो गया, ये जो भी है, उसका जो हम सेवन कर रहे हैं तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे अंदर शारीरिक पोषक तत्व की कमी हो रही है या फिर कुछ अन्य विशिष्ट बीमारियां जो है वो देखने को मिल रही है। ऐसे में इन खाद्य पदार्थों की संरचना में और असंतुलित प्रकृति के सामान्य खाद्य पदार्थों की संरचना में अंतर होना चाहिए। तो ये क्या बता रहे हैं
कि जो हमारे प्राकृतिक खाद्य होते हैं और जो संसाधित खाद्य है हमारे, उसमें क्या करना चाहिए, हमें एक संतुलन बना के रखना चाहिए और उसी प्रकार से इसकी संरचना वगैरह जो है वो बनाकर रखनी चाहिए। तो मेनली यहाँ जो हमारे FSSAI है वो बता रहे हैं कि नैदानिक पोषण इसलिए जरूरी है, इसलिए इसकी उन्नति की आवश्यकता है, क्योंकि व्यक्ति क्या करता है आज के टाइम पे, उसके पास समय नहीं है, तो वो तुरंत जाता है पैकेट वाली चीजें लाता है, उसको खा लेता है, जिस वजह से उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, क्योंकि वो पैकेट कितना पुराना है, उसमें कैसी मतलब क्या क्या चीजें हैं, केमिकल वगैरह उसका यूज किया गया है, वो सब चीजें नहीं देखता है, बस उसका सेवन कर लेता है, तो वो जिससे उसके अंदर शारीरिक या फिर अन्य विशिष्ट बीमारियां जो है वो हो जाती है। तो FSSAI के द्वारा ये कहा गया है कि हमें जो हमारे प्राकृतिक खाद्य पदार्थ है और जो हमारे संसाधित खाद्य पदार्थ है, उसमें अंतर बना के एक संतुलन बना के रखना चाहिए, जो कि हमारे नैदानिक पोषण जो इसके अंदर आने वाले हमारे डाइटिशियन है, आहार विशेषज्ञ है, वो हमें जो है आगाह करते हैं, इसके बारे में जानकारी देते हैं, इसलिए उनकी उन्नति आज के टाइम पर हो रही है। ठीक है, इनमें निम्नलिखित में से एक या अधिक तत्व शामिल हो सकते हैं। अब कुछ तत्व इन्होंने बता रखे हैं, कौन कौन से तत्व इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। तो क्या है, पौधे या वनस्पति या उनके हिस्से पाउडर के रूप में। अब यहाँ पे क्या है, अच्छे खाद्य पदार्थ की बात हो रही है, जिसमें क्या बताया गया है कि हम वनस्पति हो गए हैं, पौधे हो गए हैं, उनका हम सेवन कर सकते हैं, जो कि खाने योग्य होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कोई जंगल उखाड़ के हमने बना दिया पाउडर उसको दे दिया, नहीं, जो खाने योग्य होती है, जिससे हमें शक्ति मिल सकती है, ऊर्जा मिल सकती है, पोषक तत्व मिल सकते हैं। ठीक है, खनिज या विटामिन या प्रोटीन के यौगिक या अमीनो एसिड, तो ऐसी चीजें हमें हमेशा ग्रहण करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू FSSAI, जिसमें हमारे खनिज हो, विटामिन हो, प्रोटीन हो, ये सारी इनके यौगिक जो है हमें उसमें मिले। पशु मूल के पदार्थ हमें लेने चाहिए और पूरक खाद्य पदार्थ जो कुल आहार सेवन में वृद्धि कराता है। अब यहाँ पे मिल्क वगैरह की बात की जा रही है, पशु मूल के जो पदार्थ है हमारे, दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया, इन सबके सेवन की बात की जा रही है। पूरक खाद्य पदार्थ जो कुल आहार सेवन में वृद्धि करता है। हमारे पूरक खाद्य पदार्थ कौन से है, हमारा संतुलित आहार, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा संतुलित आहार कौन सा होता है, जिसमें सभी प्रकार की चीजें, आपने एक पिरामिड पढ़ा होगा संतुलित आहार वाला, इस तरीके का होता है, जिसमें सबसे नीचे अनाज होता है, उसके ऊपर फिर कुछ चीजें होती है, कुछ चीजें होती है, और एंड में तरल पदार्थ होता है। तो इसके हिसाब से क्या होता है कि व्यक्ति को अपना बेस जो है वो बना के रखना चाहिए और डेली बेसिस पे उसको इसी आधार पर अपना भोजन जो है वो लेना चाहिए। तो वही हमारे पूरक आहार की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है वो समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं आहार विशेषज्ञ और नैदानिक पोषण चिकित्सकीय की भूमिका। अब जो हमारे आहार विशेषज्ञ है और हमारे जो नैदानिक पोषण चिकित्सक है, उनकी भूमिका क्या है हमारी लाइफ में। अब आप देख रहे हैं कि इतने सारी चीजें जो हमारी जिंदगी में चल रही है उसको सुधार रहे हैं, हमें भोजन के बारे में बता रहे हैं, पोषक तत्वों के बारे में बता रहे हैं, इन सब की जानकारी दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली बात है कुछ इंपॉर्टेंट भूमिका होगी। अगर एक का आता है तब भी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, सिर्फ इसका आएगा तब भी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, सिर्फ इसका आएगा तब भी आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, और दोनों का आ गया तब भी आप ये पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, ये वैलिड पॉइंट है। तो रोगी की पोषण स्थिति का मूल्यांकन करके पोषक आवश्यकताओं का विश्लेषण करना। अब ये क्या करते हैं, जो रोगी की स्थिति है उसको देखते हैं, पहले तो देखने की कोशिश करते हैं कि इसकी स्थिति अब कहाँ पर है, हम किस तरीके के बदलाव करके इसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, सलाह देना तथा डॉक्टर द्वारा लिखी गई तकनीक सूचना का आहार संबंधित दिशा निर्देशों में बदलना। अब क्या है, जो हमारे आहार विशेषज्ञ या फिर नैदानिक पोषण चिकित्सक होते हैं वो क्या करते हैं, व्यक्तियों को सलाह देते हैं, उनको बताते हैं कि आपको इस चीज में कमी करने की जरूरत है, आपको ये चीज ज्यादा लेने की जरूरत है, आपको तेल कम लेना है, घी ज्यादा लेना है, इस तरीके से जो है वो सलाह देते हैं। साथ ही में जो डॉक्टर ने उनको दिया होता है, एक डिस्क्रिप्शन देता है डॉक्टर कि ये चीजें छोड़नी है, ये चीजें लेनी है, तो उसको एक चार्ट के रूप में क्या करता है, जो हमारे आहार विशेषज्ञ है या फिर हमारे नैदानिक पोषण चिकित्सक है, वो व्यक्तियों को बताते हैं इजी वे में। ठीक है, रोगियों की पोषण संबंधित आवश्यकता पूरा करने के लिए आहार योजना बनाना। अब रोगी की स्थिति कैसी है, खराब है, अच्छी है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं ये लोग, जो एक भोजन संबंधित योजना होती है, आहार योजना होती है, उसको बनाते हैं। ठीक है, विभिन्न रोग स्थितियों में आहार को संशोधित करना। अब जैसी स्थिति है व्यक्ति की,
मान लीजिए बहुत ज़्यादा खराब स्थिति है, तो उसको आप बताएँगे कि आपको ठोस जो आहार है वो नहीं लेना है, आपको तरल आहार लेना है, आपको जूस वगैरह ज़्यादा लेना है, ऐसी जानकारी देते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो मिड में है तो उसको बताएगा कि आप हल्का ठोस ले सकते हैं और हल्का तरल ले सकते हैं, इस तरीके का मिक्सचर आप ले सकते हैं, वो बताएगा, ठीक है? तो क्या करते हैं, जैसी रोगी की स्थिति होती है, जैसा उसकी स्थिति होगी उसी के आधार पर क्या करता है, आहार का संशोधन हमारे जो डायटीशियन है वो कर देते हैं। खिलाड़ियों के लिए अंतरिक्ष, पनडुब्बियों, रक्षा सेवा, उद्योग में कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए आहार योजना बनाना। अब आप देखते हैं, आप क्रिकेट अभी देख रहे होंगे, अभी जो आईपीएल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अब वहाँ देखते हैं कि ये जो हमारे खिलाड़ी होते हैं, वो नॉर्मल वाटर पी के जो है मैच वगैरह नहीं खेलते हैं। उनका वाटर का जो कलर आप देखोगे वो कुछ अलग टाइप का होता है, पर्पल टाइप का कुछ मैंने देखा था जहाँ एक बार मुझे याद है। तो क्या है, उनको बोला जाता है कि आपको भी पता है आप एकदम से पानी पीते हैं और फिर कोई भी गेम स्टार्ट कर देते हैं तो फिर क्या होता है, तबीयत खराब होने लग जाती है, पेट के इधर साइड में दर्द होने लग जाता है ना? अगर कोई भागने वाला गेम खेल रहे हैं तो। तो उस टाइम पे क्या है, जो डायटीशियन है वो खिलाड़ियों को बताता है कि आप गेम खेलते टाइम भी इस चीज़ों का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी बीच-बीच में जो ब्रेक आप देखते हैं उसमें, ठीक है? अब अंतरिक्ष में हम बहुत सारा खाना लेकर नहीं जा सकते। हम देखते हैं आज के टाइम पे इतनी तरक्की कर रहा है हमारा पूरा देश, भारत की बात कर ले या फिर अन्य देशों की बात कर ले, तो अंतरिक्ष तक हम जा चुके हैं। लेकिन वहाँ पर हम दाल-चावल तो लेके जा नहीं सकते हैं। तो वहाँ के लिए भी आहार योजना कौन बनाते हैं? हमारे जो डायटीशियन है वो बनाते हैं। पनडुब्बियों में रक्षा सेवा, जो हमारी सेना होती है, पानी के नीचे तैनात होती है, हमारे लिए इतनी मेहनत करती है, तो उनके लिए भी जो भोजन योजना है, वो हमारे आहार विशेषज्ञ बनाते हैं, ठीक है? तो ये क्या करते हैं मोस्टली कि आहार विशेषज्ञ बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं क्योंकि वो अब देखिए यहाँ पनडुब्बी की बात हो रही है और रक्षा सेना की बात हो रही है कि पानी के नीचे है वो लोग, ऊपर से हमारे देश की सेवा भी करनी है उनको। उनको जगे रहना है, उनको एनर्जी चाहिए होगी, ऐसा ना हो कि युद्ध हो रहा है और वो आलस में पड़े हो। तो उनको इस प्रकार का भोजन दिया जाता है कि वो हमेशा एनर्जेटिक रहे। तो किनके द्वारा होता है ये? हमारे आहार विशेषज्ञों के द्वारा होता है। अस्पताल में भर्ती या बाहरी रोगियों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देता है। तो क्या होता है ये? स्वास्थ्य कल्याण को बढ़ावा देते हैं। मोस्टली आप इसमें यही लाइन लेके चलिए कि लोगों का जो स्वास्थ्य होता है उसको बहुत ज़्यादा सही मायने में ये अच्छा कर देता है, अच्छा बना देता है। वृद्धाश्रम, स्कूल, अनाथालय आदि संस्थानों में आहार सेवाओं का प्रबंधन कराना। तो आहार विशेषज्ञ ही होते हैं हमारे, जो आप देखते हैं ना ये मिड डे मील वगैरह जो चल रहा है हमारे स्कूलों में चलता है, तो यही बताते हैं जो हमारे डेली पूड़ी आती है, चने आते हैं, चने चावल या छोले चावल, दाल चावल जो भी हमारे आते हैं हमारे स्कूलों में, तो वो पहले आहार विशेषज्ञों द्वारा ही बताए जाते हैं कि इससे बच्चों को ये पोषक तत्व मिलेगा, ये चीज़ प्राप्त होगी, ये ऊर्जा मिलेगी। उसके बाद ही ये क्या होता है स्कूलों में आते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खिला दी जाती है, जिन चीज़ों से हमें ऊर्जा मिलती है वही चीज़ हमें दी जाती है, ठीक है? तो ऐसे वृद्धाश्रम है, स्कूल है, अनाथालय है, इन सब में क्या करते हैं हमारे आहार विशेषज्ञों की भूमिका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। दीर्घकालीन बीमारी कौन है? जो लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। बीमारियों के रोगियों की जटिलताओं को रोकने व जीवन की गुणवत्ता सुधारने के लिए स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। तो यहाँ क्या बात की जा रही है कि जो लंबे समय तक जो हमारे रोग होते हैं, ऐसे जो लंबे टाइम तक चलने वाले होते हैं, तो उनके लिए क्या करते हैं, इनके रोग को जटिल बनाने से कम करने के लिए, गुणवत्ता सुधारने के लिए क्या करते हैं, इनको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो बढ़ावा है वो देते हैं। उनको बताते हैं कि आप इस तरीके से जो है अपने जो भी दिक्कत है आपकी लाइफ में उसको आप ठीक कर सकते हैं। इस तरीके का डाइट आपके रोग को कम कर सकता है। लंबे समय से छोटे समय के लिए कर सकता है, ये सारी जानकारी हमारे कौन देते हैं? आहार विशेषज्ञ और नैदानिक पोषण चिकित्सक, ठीक है? तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अब हम देख लेते हैं क्या है? आहार बदलते समय डायटीशियन इन बातों का ध्यान रखते हैं। अब आहार चेंज हो रहा है किसी बीमार व्यक्ति का, ठीक है? तो उस टाइम वो कौन-कौन सी बातें देखेगा, वो यहाँ पर हमें बतानी है। तो क्या देखेगा? बीमारी, डॉक्टर का पर्चा, मरीज का खाने का तरीका। अब डॉक्टर की पर्ची जो है सबसे पहले देखेगा, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना-बना के देना नहीं चालू कर देगा। वो पहले देखेगा कि डॉक्टर ने उसको किस तरीके की मेडिसिन दी है, किस तरीके का डाइट जो है वो फॉलो करने के लिए दिया है। वो स देखेगा और उसके बाद मरीज़ का खान-पान भी पूछेगा कि वो कैसा खाना खाता है। ज़्यादा तला हुआ खाता है, सादा खाता है, खिचड़ी, दलिया या फिर बाहर की चीज़ें खाता है, ये सारी जानकारी वो निकलवाएगा। सेहत,
चबाने, निगलने, पाचन की ताकत, पसंद नापसंद, भूख, सब कुछ पूछेगा। पहले तो वो कि सेहत कैसी है उसकी, वो उसकी जानकारी निकालेगा, वेट वगैरह जो है वो चेक करेगा। उसके बाद चबाने, निगलने, कहीं चबाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, निगलते टाइम तो कोई दिक्कत नहीं होती, सब में सही है या नहीं है, पसंद नापसंद, क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ पसंद नहीं है, भूख कितने टाइम लगती है, ये सारी जानकारी निकालते हैं। भूख, दिनचर्या, जीवन शैली, अब भूख तो हमने यहाँ देख लिया है कि भूख कितने टाइम लगती है, साथ में दिनचर्या भी देखते हैं कि उनका लाइफ मतलब जो डेली रूटीन है वो कितना बिज़ी है या उनके पास कितना टाइम है, किस तरीके से वो अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं, ये सारी जानकारी भी वो लेते हैं। जीवन शैली, लाइफ़स्टाइल जो है वो भी देखते हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि डायटीशियन ऑब्वियस सी बात है दिनचर्या, जीवन शैली ये सारी जानकारी निकालते ही है। ठीक है? काम, धर्म, संस्कृति, समाज, आर्थिक हालत, पोषक पोषण का तनाव। तो ये सारी जानकारी जो भी व्यक्ति काम करता है, काम में किस तरीके की परफ़ॉर्मेंस कर रहा है, ये भी जानते हैं। किस तरीके की सैलरी मिल रही है, ये भी जानते हैं। हो सकता है कि व्यक्ति के अंदर कोई तनाव हो, जिस वज़ह से उसको पोषक तत्व जो है पूरे तरीके से ना मिल रहा हो, तो उसके लिए ये सारी जानकारी निकालना इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है? धर्म, संस्कृति भी देखते हैं। धर्म के अकॉर्डिंग भी व्यक्ति को हम देखते हैं ना, जो भोजन वगैरह है वो लेने का तरीका होता है। तो वो भी जानकारी निकाली जाती है। समाज में उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, ये भी जानी जाती है और पोषण का तनाव जो है वो भी जाना जाता है कि किस तरीके की उसका माइंडसेट है, जो भी है, उसकी जानकारी जो है निकाली जाती है। तो मरीज़ को मतलब पूरी तरीके से खंगाल लिया जाता है, बहुत अच्छे तरीके से कि सारी जानकारी एकदम आप बोल सकते हो ना जन्म कुंडली निकाल लेते हैं, उस तरीके से ये निकाल लेते हैं सारी जानकारी, ठीक है? नेक्स्ट आहार चिकित्सा। अब आहार चिकित्सा क्या है? भोजन आहार मतलब क्या होता है? हमारा खाना या फिर हमारा भोजन, है ना? यही होता है। अब हम इसके द्वारा किस तरीके से व्यक्ति में सुधार ला सकते हैं, चिकित्सा कर सकते हैं, उसका उपचार कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है? तो इलाज के लिए खाने का सही इस्तेमाल, बीमार लोगों की ज़रूरत के हिसाब से आहार तय करना। जब हम इलाज के लिए क्या करें, खाने का उपयोग कर रहे हैं, व्यक्ति में खाने से रिलेटेड कोई भी समस्या है, उसको हम खाने से ही सुधार सकते हैं। तो खाद्य पदार्थ द्वारा इलाज हुआ, है ना? बीमार लोगों की ज़रूरत के हिसाब से उनका आहार तय किया जाता है, उसी को हम आहार चिकित्सा बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो मरीज़ की आदत के हिसाब से आहार बनाना, जैसी मरीज़ की आदत है, 2 बार खाने की, 3 बार खाने की, आधा तला हुआ खाने की या फिर किस तरीके की खाने की, लिक्विड फॉर्म में खाने की, तो वो हम निकालेंगे। बीमारी सुधारने के लिए खाना बदलना, अब बीमारी सुधारने के लिए खाने में चेंज लाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो वही बताया गया है कि आहार चिकित्सा में हम क्या करते हैं, बीमारी सुधारने के लिए खाने में चेंजेस करते रहते हैं। कुपोषण दूर करना, अब कुपोषित व्यक्ति है या फिर मोटापे से ग्रसित व्यक्ति है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, भोजन में चेंज ला रहे हैं और उनकी स्थिति को सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं, किसके द्वारा? आहार चिकित्सा के द्वारा, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपना पोषण देखभाल और पोषण मूल्यांकन। अब यहाँ पर बात की जा रही है पोषण देखभाल क्या है और पोषण मूल्यांकन क्या है। तो पोषण देखभाल की बात कर रहे हैं और मूल्यांकन की बात करें तो एक ही चीज़ है यहाँ पे। देखभाल में हम देख रहे हैं व्यक्ति का स्थिति कैसी है, पोषक तत्व उसको सही से मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। मूल्यांकन में हम पूरा ओवरऑल देख रहे हैं। पोषक तत्व हम देखभाल में सिर्फ पोषण तत्वों को देख रहे हैं कि व्यक्ति को सही तरीके से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अब पोषण मूल्यांकन में हम ये भी देख रहे हैं कि व्यक्ति के जो सारे अंग है, वो पोषक तत्व मिलने के बाद सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा, व्यक्ति की मानसिक स्थिति कैसी है, उसकी शारीरिक स्थिति कैसी है, उसकी भावनात्मक स्थिति कैसी है। तो ये सारी जानकारी हम कब देखते हैं? पोषण मूल्यांकन के द्वारा। मरीज को बताया जाता है कि तय किया गया आहार कैसे खाना है। देखभाल में हम इसको ले सकते हैं। छोटा बहुत ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे। आप इसको बस देखभाल में रख लीजिए कि मरीज़ को हम बताते हैं कि आपको किस तरीके का खाना खाना है। अब उस खाने से उसको उसकी स्थिति में क्या सुधार आया है, उसकी स्थिति कैसे से कैसी हो गई है, वो सारी जो भी चीज़ें हम देखेंगे उसको हम किसमें रखेंगे? मूल्यांकन के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है? अब हम देख लेते हैं पोषण देखभाल क्या है? क्या मतलब इसके कुछ स्टेप्स वगैरह बता रखे हैं हमारे, 4 काम बता रखे हैं, किस तरीके से हम कर सकते हैं। वो हम यहाँ देख लेते हैं। तो क्या है पोषण देखभाल के कुछ 4 चरण हैं, वो ये है, जाँच करना, हम मरीज़ की क्या करेंगे जाँच करेंगे कि उसकी स्थिति कैसी है, कैसी नहीं है, उसकी हालत ठीक हुई है या फिर नहीं हुई है। समस्या पता लगाना, पोषण में क्या कमी है, देखना कि व्यक्ति के पोषण
मतलब अब हमने कुछ चीज़ चेंज कर दी है उसके अंदर, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ दिक्कतें आ रही है। तो अब हम क्या देखेंगे कि उसके अंदर पोषण में क्या कमी है? किस तरीके की है? कहीं उसको तनाव तो नहीं है, उसको संक्रामक रोग तो नहीं है, या फिर अन्य रोग, हृदय रोग हो गया, जो भी है, वो सारी चीज़ें उसके भीतर है या फिर नहीं है। प्लान बनाना, फिर हम योजना बनाएँगे, किस लिए? ताकि हम भोजन में या फिर उसके दिनचर्या में, उसकी जीवन शैली में परिवर्तन करके हम उसकी जो भी समस्या है, पोषण से संबंधित समस्या है, उसको ठीक करने का प्रयास करेंगे। कमी पूरी करने के लिए क्या-क्या खिलाना, पहले क्या-क्या करना है, ये प्लान जो है वो जो हमारे आहार चिकित्सक होते हैं उनके द्वारा बनाया जाए। दोबारा देखना, अब क्या है, जब हमने ये चीज़ें कर ली है, प्लान अप्लाई कर लिया है, तब हम व्यक्ति को दोबारा देखेंगे कि जो हमने प्लान बनाया था वो सही से व्यक्ति के ऊपर असर कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। प्लान से फ़ायदा हो रहा है या नहीं, ज़रूरत पड़े तो बदलना। अब क्या है, अगर प्लान से फ़ायदा नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें उसमें चेंज करना पड़ेगा। अगर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया है कि चिकित्सक ने अपना उपचार जो है, जो भी पोषण देखभाल की थी, वो सही मायने में ठीक जो है वो लग रही है। ठीक है? तो इस तरीके से 4 चरण के द्वारा हम व्यक्ति का पोषण मूल्यांकन जो है वो कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम इसका जो नेक्स्ट है वो देख लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पोषण मूल्यांकन के ए, बी, सी, डी कौन से हमारे, उसको हमें देखना है। तो ए क्या है? शरीर का माप। सबसे पहले ए में हम क्या देख रहे हैं? शरीर का माप। लंबाई, वज़न, मोटाई, पतला जो भी है वो देखना। हम शरीर का देख रहे हैं, लंबाई कितनी है, मोटापा कितना है या पतला कितना है व्यक्ति, ये जानकारी हम निकाल रहे हैं। फिर बी से ब्लड की जाँच, खून की जाँच, ठीक है? लैब में खून, पेशाब की जाँच से कमी का पता लगाना। तो जो भी हमारे टेस्ट वग़ैरह होते हैं, वो हम क्या करते हैं, जो बी सेक्शन है हमारा, ब्लड की जाँच जो है उससे करते हैं। सी, डॉक्टर की जाँच। अब क्या है, जब ये लैब वग़ैरह से होकर आ गया है तो अब डॉक्टर उसका चेकअप करेगा। मरीज़ से बात करके सेहत, खाने की आदत, पुरानी बीमारी इत्यादि के बारे में जानकारी जो है वो डॉक्टर निकालेगा। डी, खाने का हिसाब। अब जो खाने का हिसाब है वो दिखेगा। कि वो मरीज़ क्या खाता है, उसके उसे पोषण की कमी का पता लगाना, किस तरीके का भोजन ले रहा है जिसकी वज़ह से उसके अंदर पोषक तत्वों की कमी है, ये सारी जानकारी जो है एक डॉक्टर इसके द्वारा निकालता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम आहार के प्रकार। आहार के कौन-कौन से प्रकार होते हैं वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमें बता रखा है नियमित सामान्य आहार। जो नियमित आहार है, सामान्य आहार है, जो हम डेली अपनी लाइफ में ले रहे हैं, डेली बेस पे ले रहे हैं, उसको हम नियमित आहार या सामान्य आहार बोलते हैं। स्वास्थ्य लोगों के लिए होता है, सभी खाद्य समूह शामिल होते हैं ताकि शरीर की ज़रूरत की आवश्यकताएँ जो है पूरी हो सके। ठीक है? संशोधित आहार या चिकित्सकीय आहार। अब संशोधित में आप साथ में देख रहे हैं, इसको चिकित्सकीय आहार भी बोल रहे हैं। मतलब यहाँ पे हमने मॉडिफाई किया है, चीज़ों को चेंज किया है। ठीक है? कुछ ना कुछ हम परिवर्तन इसके अंदर लेकर आए हैं। बीमार लोगों के लिए डॉक्टर लिखता है और डायटीशियन बनाता है। नियमित आहार को बदलकर बनाया जाता है। जो हमारा ये नियमित आहार है, जो हम डेली बेसिस पे ले रहे हैं, इसी को हम चेंज करते हैं। हो सकता है इसमें हमारी कुछ दिक्कत हो, कुछ कमी हो, हम सही तरीके से इसमें सारे पोषक तत्व ना ले रखे हो, तो कुछ चेंज किया गया और इसी को हमने क्या किया, संशोधित आहार या फिर चिकित्सकीय आहार बना दिया। ठीक है? संशोधित आहार 4 तरह से बदला जाता है। अब यहाँ बता रखा है किस तरीके से हम संशोधित आहार को बदल सकते हैं। तो फर्स्ट, सघनता या फिर बनावट से हम बदल सकते हैं। जो उसकी बनावट है, किस तरीके से बनाने का स्टाइल है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। ठोस, नरम या तरल आहार में हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं। ऊर्जा बदलना, हम उसके अंदर जो भी ऊर्जा देने वाले जो तत्व है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। हम कैलोरी बढ़ा सकते हैं या फिर उसको घटा सकते हैं। पोषक तत्व बदलना, पोषक तत्व हम चेंज कर सकते हैं, उसके अंदर प्रोटीन, फैट कम करना, ज़्यादा करना इत्यादि, इस तरीके से हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, किसमें, संशोधित आहार में। भोजन का समय बदलना, कब और कितनी बार खाना है, ये भी डॉक्टर जो है वो चेंज करता है, कब, संशोधित आहार के द्वारा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कुछ ज़्यादा मुश्किल था नहीं इसमें समझने के लिए, लेकिन हाँ, ये इम्पोर्टेंट ज़रूर है। नेक्स्ट देख लेते हैं संशोधित आहार के प्रकार और उदाहरण। संशोधित आहार के कौन-कौन से प्रकार होते हैं, जो हमने उधर देखा था, तरल और जो ठोस था, और जो भी हमारा फॉर्म था 3 थी, उसको हम यहाँ पर आगे देखेंगे। तो फर्स्ट, सघनता, बनावट में परिवर्तन। तो क्या है, तरल आहार की बात की जा रही है। तरल कौन-सा होता है, लिक्विड फॉर्म वाला होता है, वो हमारे तरल आहार के अंदर आता है। कमरे के तापमान पर द्रव जैसा होता है, फाइबर नहीं होता, पोषक होता है।
क्या है, ये कमरे के तापमान में भी द्रव के जैसा ही होता है। इसमें फाइबर नहीं मिलते हैं, लेकिन पोषक तत्व जो है वो पूर्ण मात्रा में होते हैं। उदाहरण के लिए नारियल पानी सबसे बेस्ट अब तरल आहार का, एक क्वेश्चन हमारे टाइम पे आया था कि सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है तरल आहार का। उसमें ये भी था, ये भी था, सूप, दूध, ये सारी चीजें भी थी। अब वहां पे हम कंफ्यूज हो गए थे। लेकिन सबसे अच्छा अगर आपसे पूछा जाएगा, सबसे अच्छा ना पूछ के बस ये पूछ लिया कि तरल आहार कौन सा है, तो उसमें कोई एक ही दिया होगा, लेकिन सबसे अच्छा अगर पूछेगा तो आपको नारियल पानी जो है वो लगाना है, ठीक है। इसके लाभ क्या है, अगर पेट सही से काम कर रहा है तो आसानी से पच जाता है। अब व्यक्ति में मान लो कोई ऐसी समस्या है कि व्यक्ति चबा नहीं पा रहा है या फिर कोई भी अन्य दिक्कत है, तो अगर वो तरल आहार लेता है और उसकी पाचन शक्ति ठीक है, तो ये आसानी से पच जाएगा और व्यक्ति को पोषक तत्व जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। जो चबा निगल नहीं सकते हैं उनके लिए सही है, जैसे ऑपरेशन के बाद। तो ऑपरेशन के बाद ऐसी सिचुएशन होती है कि व्यक्ति बोल चाल भी नहीं पाता है ठीक से, तो उस टाइम अगर हम उसको तरल आहार देते हैं तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होता है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, पूर्ण स्पष्ट तरल आहार। पूर्ण रूप से जो तरल आहार होता है अब उसकी बात की जा रही है। तरल आहार से भी ज्यादा पतला होता है, ये तरल आहार से भी ज्यादा पतला होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए छना हुआ सूप। अब क्या है, सूप हमने बनाया है लेकिन उसको भी हमने छान दिया है, जैसे मैंने टमाटर का सूप बनाया। अब मैंने उसको छान के क्या किया, उसके छिलकों को भी अलग कर लिया, जो उसमें से जो सिर्फ पानी बचा है उसको हमने तरल आहार के रूप में ले लिया है, ठीक है। बिना गूदे का रस, हल्की चाय। लाभ, सर्जरी के तुरंत बाद दिया जाता है। सीमा, शरीर की पूरी पोषक जरूरत नहीं पूरी करता। अब इसमें क्या है, पोषक तत्व सही से नहीं मिल पाते हैं व्यक्ति को, लेकिन अगर तुरंत ही ऑपरेशन हुआ है, सर्जरी हुई है, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, इस चीज का सेवन कर सकता है, जिससे उसके अंदर थोड़ी बहुत ताकत आएगी शरीर को सुचारू रूप से चलाने में, ठीक है। अब आ गया थर्ड हमारा नरम आहार। नरम लेकिन ठोस खाना, हल्का पका हुआ, फाइबर और मसाला कम होता है, चबाने और पचाने में आसान होता है। तो अब यहाँ पे क्या बात की जा रही है, थोड़ा नरम भी होता है और हल्का ठोस भी होता है, लेकिन ये चबाने में भी इजी होता है और पचाने में भी इजी होता है, जैसे उदाहरण के लिए खिचड़ी और दलिया, ठीक है। बीमार व्यक्ति, आप देखते हैं आपकी तबीयत खराब होती है, बुखार हो जाता है, तो खिचड़ी और दलिया ही खाने को मिलता है ना। अब क्या है, इसके लाभ क्या है, अपचन, गैस, पेट फूलना, ऐठन का खतरा कम करता है। इसमें कठोर रेशे, बीज, ज्यादा बसा, तेज मसाले नहीं होते, तो ये शरीर के लिए बहुत ज्यादा अच्छा होता है। तैयार मृदु आहार, अब ये हम देख लेते हैं। बुजुर्गों को चबाने में दिक्कत होती है तो खाना नरम करने के लिए दिया जाता है। तो तैयार मृदु मृदु आहार होते हैं, अब ये ऐसे आहार होते हैं जिसमें चबाने की थोड़ी कम आवश्यकता होती है। वैसे तो मोस्टली हम देखें तो 3 ही इंपॉर्टेंट आहार बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा भी है, हम इसको भी देख लेते हैं। ये चिकित्सकीय बदलाव नहीं है, बस पकाने का तरीका बदल दिया जाता है। इसमें हम बस खाना पकाने को ही जो तरीका है उसको चेंज कर देते हैं और इस तरीके से नरम बना देते हैं खाने को कि हर व्यक्ति को चबाने में क्या है वो आसान होता है। जैसे कि यहाँ पे बुजुर्ग का लिया गया, सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं को होती है ठोस आहार चबाने में, है ना। तो उनके लिए यहाँ पे तैयार मृदु आहार का निर्माण किया जाता है। उदाहरण, नरम मसला हुआ, कुचला हुआ, शोरबे वाला खाना, मसले हुए फल इत्यादि सब्जी, जिसको हम हल्का चॉप कर देते हैं और वो देते हैं, तो वो आसान होता है चबाने में, ठीक है। वो इसी की बात की जा रही है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अब हम, तो संशोधित आहार और भोजन देने के तरीके। अब संशोधित आहार जो है उसको हम किस प्रकार से व्यक्ति को हम भोजन जो है वो दे सकते हैं, संशोधित आहार दे सकते हैं, भोजन दे सकते हैं, उसके तरीके यहाँ पे हमें बताने हैं, ठीक है। ये टॉपिक आपका थोड़ा एंड में आएगा, उसके बीच में आपको और अन्य टॉपिक भी देखने को मिलेंगे। पहले ऊर्जा, कैलोरी से सेवन में वृद्धि या कमी। जो कैलोरी होती है, ऊर्जा होती है, अगर वो ज्यादा बढ़ जाए या कम हो जाए तो उससे कौन सी दिक्कत हो सकती है, कमी हो सकती है, वो बताना है। तो ऊर्जा जब बढ़ेगा तो बुखार में दिया जाने वाला आहार, ऊर्जा बढ़ता है तो उसमें हम क्या करते हैं, आहार जो होता है हम ऐसा आहार देते हैं व्यक्ति को जो भी हम बुखार में दे रहे हैं, तो वो हम कब देते हैं, जब कैलोरी की मात्रा जो है वो ज्यादा हो जाती है, ठीक है। ऊर्जा घटाना, मोटापे में दिया जाने वाला आहार, ऊर्जा घटाने वाला आहार हम कब देते हैं, तो जब व्यक्ति मोटे होते हैं उनको हम कम ऊर्जा वाला आहार जो है या फिर उनकी स्थिति के अकॉर्डिंग हम आहार जो है वो देते हैं, ठीक है। पोषक तत्वों की अधिक या कम मात्रा, अब हम ये भी देखते हैं कि पोषक तत्वों की कब आवश्यकता ज्यादा होती है और कब आवश्यकता कम होती है, तो ये हम देख लेते हैं किस तरीके से है।
सर्जरी के बाद ज्यादा प्रोटीन देना, किसी व्यक्ति की सर्जरी हो रही है तो उस टाइम उसको प्रोटीन की अत्यधिक आवश्यकता होती है। किडनी खराब होने वाले पर प्रोटीन कम देना। अब कोई व्यक्ति है जिसकी किडनी खराब हो रखी है तो उसको हम क्या करते हैं, कम प्रोटीन वाला खाना देते हैं, क्योंकि अब किडनियां क्या है उसकी खराब है तो वो ज्यादा जो प्रोटीन वगैरह उसका सहन नहीं कर सकता है, जिससे उसको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। फाइबर ज्यादा या कम देना, पीलियों में वसा कम देना। जब पीलिया जैसी समस्या होती है तो हम क्या करते हैं, वसा को कम देते हैं। हाई बीपी में नमक पर रोक, आपने देखा होगा ना बीपी वगैरह पे जो है नमक को रोक दी जाती है ज्यादा हाई बीपी में। लो बीपी में नमक को वैसे उसका कोई वो नहीं होता है, दिक्कत नहीं होती, लेकिन नमक वो खा सकते हैं आराम से, लेकिन हाई बीपी वालों को कम नमक जो है वो दिया जाता है। गुर्दे की पथरी में पालक जैसा ऑक्सलेट वाला खाना बंद करना चाहिए। तो जब गुर्दे की पथरी होती है तो उसमें हमें पालक जैसी जो होती है सब्जी वगैरह होती है उसको हमें नहीं खाना चाहिए। एलर्जी में कुछ चीजें हटाना या फिर जोड़ना, अगर किसी व्यक्ति को एलर्जी से समस्या है तो क्या कर सकता है, अपने भोजन में कुछ चीजें ऐड कर सकता है, कुछ चीजें हटा भी सकता है अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भोजन का समय तरीके का बदलना। अब भोजन का समय और तरीके का बदलना किस तरीके से अच्छा होता है वो हम देखेंगे। भोजन की संख्या, समय का अंतराल या खिलाने का तरीका बदलने पर खास प्लान बनाया जाता है। सबसे पहले भोजन देने का तरीका बता रखा है, व्यक्ति के अकॉर्डिंग, उसकी स्थिति के अकॉर्डिंग क्या होता है, भोजन देने का तरीका बदला जाता है। अगर व्यक्ति सही स्थिति में है तो उसको नॉर्मल खाना दिया जाएगा, जैसे हम व्यक्ति खाते हैं मुंह द्वारा। उसकी स्थिति थोड़ी खराब है तो हम क्या करेंगे, नली द्वारा देंगे, और कुछ ज्यादा ही खराब है तो उसको हम अंतःशिरा द्वारा भोजन देंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए भोजन देने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो मुंह द्वारा भोजन देने का सबसे अच्छा तरीका है। अगर आपसे पूछ ले कैसी स्थिति थी, ये वाली स्थिति में जब व्यक्ति भोजन चबाने की स्थिति में नहीं होता है तो कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा होता है, तब आप लिखेंगे अंतःशिरा द्वारा। लेकिन अगर आपसे यही पूछे कि सबसे उत्तम तरीका कौन सा है बिना किसी और पॉइंट को ऐड किए हुए, तो मुंह द्वारा भोजन देना सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। ठीक है, अब भोजन देने के तरीके में सबसे पहले मुंह के द्वारा, तो सामान्य तरीके से खिलाना सबसे पहले हम यही प्रेफर करते हैं रोगियों के अंदर। अब नली द्वारा, नाक से पेट में पाइप डालकर खाना देना। आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में जो यहाँ नाक से ऐसे पाइप जाती है और उससे ही क्या होता है, भोजन जो है व्यक्ति के अंदर जा रहा होता है। अंतःशिरा द्वारा, नस में सीधे ग्लूकोज को पोषण देना। अब नस द्वारा ही, व्यक्ति की इधर की स्थिति खराब है, गले की स्थिति खराब है, तो वो हम क्या करेंगे, नली द्वारा हम उसको खाना नहीं दे पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, जो नस होती है हमारी, आप देखते हैं यहाँ पर, यहाँ या फिर यहाँ जो होती है हमारी लगती है ना नसें, और सॉरी पाइप जो होती है जिससे हम पानी चढ़ाते हैं या ब्लड चढ़ाते हैं, तो उसी में ही व्यक्ति को ग्लूकोज दिया जाता है पोषण के लिए, जब व्यक्ति की स्थिति बहुत ज्यादा खराब होती है तब। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, टॉपिक क्या है हमारा, चिरकालिक रोगों की रोकथाम। चिरकालिक रोग क्या है, जो लंबे समय तक के जो रोग होते हैं उनकी बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसके लिए आप किस तरीके से इनका रोकथाम कर सकते हैं, इनको हम बचा सकते हैं, वो है सही खाना दे सकते हैं, अच्छा पोषण और हेल्थी लाइफस्टाइल से लंबी बीमारियों का कंट्रोल होना होती है और देर से शुरू होती है। अगर हमारी पोषण संबंधित चीजें, आदतें जो है वो ठीक है, भोजन सही है, भोजन लेने का तरीका सही है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो लंबी बीमारियां होती है उससे बच सकते हैं, और उसका मतलब जो है व्यक्ति के शरीर में आने का टाइम भी जो है वो थोड़ा बढ़ जाता है। ये व्यक्ति के शरीर में नहीं आता अगर स्टार्टिंग से ही व्यक्ति बीमार नहीं है और उसके अंदर ये सारी ये सारी चीजें हैं, ये सारे गुण हैं, तो उसको जो चिरकालिक रोग है वो जल्दी नहीं होगा। किसी व्यक्ति को हो गया है तो ये लाइफस्टाइल अपनाकर वो चिरकालिक रोगों को भी जो है कंट्रोल करने का प्रयास कर पाएगा। ठीक है, आजकल खाने में वसा और चीनी ज्यादा है पर फाइबर और पोषक तत्व कम है, आज के टाइम की बात की जा रही है। शहरों में नमक चीनी पैकेट वाला खाना ज्यादा खाते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। जो भी हमारे फिजिकल एक्टिविटीज, योगा आसन वगैरह जो भी है वो हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। इससे मोटापा, शुगर, दिल की बीमारी, बीपी, कैंसर बढ़ रहे हैं। ऐसी समस्या क्या है आज के टाइम पे बढ़ती जा रही है, किस लिए, क्योंकि हम पैकेट वाला खाना खा रहे हैं, चीनी ज्यादा खा रहे हैं, जो भी है फाइबर युक्त जो भोजन है वो नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें क्या कर रही है, हमारे लाइफस्टाइल को कहीं ना कहीं इफेक्ट जो है वो डाल रही है। डाइटिशियन सही आहार बताकर स्कूल कॉलेज संस्थानों में इन बीमारियों को रोकने में मदद करता है। वो बताता है लाइफस्टाइल में चेंज करने के लिए, भोजन में चेंज करने के लिए, भोजन लेने के तरीके में चेंज करने के लिए, और पोषक तत्वों के बारे में इत्यादि की जानकारी जो है हमारे डाइटिशियन देते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, चिरकालिक रोगों की रोकथाम कर पाते
है, इसका इलाज हम कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, कुछ मुश्किल नहीं था, है ना? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं अब हम, नैदानिक पोषण और आहारिकी में जीविका की तैयारी। अब नैदानिक पोषण में हम जीविका पर आ चुके हैं। सबसे पहले अभी यहाँ पर ज्ञान और समझ, अगर हम किसी भी जीविका में तैयारी कर रहे हैं, जीविका कौशल वगैरह में हम वहाँ पे क्या करना चाहते हैं, अपना जॉब वगैरह करना चाहते हैं, करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है, ज्ञान और समझ की आवश्यकता। कौन-कौन सी चीज़ों पे हमें ज्ञान और समझ की आवश्यकता होनी चाहिए? तो हमने जो नैदानिक पोषण पढ़ा है, अभी से लेकर स्टार्टिंग से लेकर अभी तक हमने आहार देखा है, दिनचर्या देखी है, लाइफ़स्टाइल देखा है, जो जीवन शैली थी हमारी वो देखा है, आज के जो रोग होते हैं वो देखा है, किस तरीके की जानकारी रोगियों से निकलवानी होती है ये देखा है। तो ये सारे कौशल हमारे अंदर होने चाहिए अगर हम इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो। सही खाना, अच्छा पोषण और हेल्दी लाइफ़स्टाइल कैसे लंबी बीमारियों को रोकता है, इसका ज्ञान होना चाहिए। पोषण, खाद्य विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, शरीर विज्ञान जैसे विषय, इसकी जानकारी व्यक्ति को होनी चाहिए। अब ये क्या है, हमारे गृह विज्ञान के कुछ विषय है जिसकी जानकारी व्यक्ति को इसके भीतर होनी चाहिए। कुछ साइंस के भी विषय है इसके अंदर। बीमारी में शरीर में क्या-क्या बदलाव होते हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए। हर दिन कितने पोषक तत्व चाहिए ये जानना, इसकी समझ जो है वो ज़रूरी है। पारंपरिक और क्षेत्रीय खाना बनाने के तरीके, इसकी जानकारी होनी चाहिए। मरीज़ से बात करने के लिए अलग-अलग भाषाएँ, ये भी आना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इंडिया में हो तो आपको इंडियन ही मरीज़ जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है? हिसाब-किताब, रिकॉर्ड रखना, मनोविज्ञान की समझ, ये सारी जानकारी क्या है, हमें होनी चाहिए, इसका ज्ञान होना चाहिए अगर हम नैदानिक पोषण के फील्ड में जाना चाहते हैं तो। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, ज़रूरी कौशल कौन से होते हैं इस फील्ड के लिए हमारे, तो वो हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले जाँच करके मरीज़ के पोषण की हालत का पता कराना। अब व्यक्ति के अंदर जो भी इस फील्ड में जाना चाहता है, उसके अंदर ये कौशल होना चाहिए कि हम व्यक्ति के जो हमारे मरीज़ है, उसकी स्थिति को हम आँक सकें, उसकी स्थिति का आकलन कर सकें, उसकी हालत का हम पता लगा सकें। हर मरीज़ और बीमारी के हिसाब से अलग डाइट प्लान बनाना अब जो हमारे नॉर्मल हम जाएँगे देखने के लिए तो क्या करेगा वो, हर व्यक्ति को एक ही बात बोलेगा। जैसे एक बाबा होता है वो बोलता है, मैं एक मंत्र बोलूँगा लेकिन आपके कान में बोलूँगा और वो मंत्र आपको किसी और को नहीं बताना। अब वो व्यक्ति को बुलाता है, सबके कान में वो सेम ही मंत्र बोलता है। वो बोलता है कि ये स्पेशल मंदिर है, बस तुम्हें बताऊँगा और किसी को नहीं बताऊँगा और तुम्हें भी किसी और के आगे नहीं बोलना है। कान में बोला, सबको उसने हज़ारों, करोड़ों व्यक्ति को एक ही मंत्र बोल दिया। अब व्यक्ति तो अपने में खुश है कि हमें एक अलग बाबा ने अलग मंत्र दिया है, ये दिया है, हम किसी को नहीं बताएँगे। तो हमें क्या है, ऐसा नहीं करना है जब हम इस फील्ड में जा रहे हैं, तो हमें अलग-अलग रोगी की स्थिति के अनुसार अलग-अलग डाइट प्लान जो है वो बनाना आना चाहिए, ठीक है? मरीज़ को आहार समझाने के लिए बातचीत का हुनर होना चाहिए, ठीक है? अलग-अलग संस्कृति धर्म के हिसाब से खाना तय करना, खाना, दवा और सप्लीमेंट कैसे असर करते हैं, इसके लैब में जाँच कराना। तो ये सारे कौशल जो है एक व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। अब कौन-सी ज़रूरी योग्यताएँ हैं, हम किस तरीके से इस फील्ड में जा सकते हैं, कौन-कौन से कोर्सेज़ वगैरह हमको करने पड़ेंगे, वो हम देख लेते हैं। तो इसके बारे में, कोर्सेज़ के बारे में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इतने चीज़ों के बारे में बता सकती हूँ, इसके नीचे की चीज़ें मेरी समझ के बाहर है क्योंकि मैंने भी इतना नहीं पढ़ा है, ठीक है? तो 12th पास करने के बाद क्या करना है, बीएससी होम साइंस या बीएसएससी पोषण विज्ञान में डिग्री लेनी है, ठीक है? आहार विशेषज्ञ बनने के लिए हमें क्या करना है, डायटेटिक्स में पीजी, डिप्लोमा या एमएससीसी फूड साइंस न्यूट्रिशन डायटेटिक्स में फिर इंटर्नशिप करने के रजिस्टर्ड डायटीशियन बनते हैं। अब हमने क्या किया, इतने सारे कोर्स में से कोई भी चीज़ें जो की है, कोई भी एक चीज़ की है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, पहले हम डायरेक्ट डायटीशियन नहीं बन पाएँगे, पहले हम इंटर्न डायटीशियन बनेंगे। हमें वहाँ पे इंटर्न के रूप में काम करना पड़ेगा, ठीक है? और फिर उसके बाद हम टीचिंग और रिसर्च के लिए हम क्या कर सकते हैं, एमएससी के बाद यूसीजीओ, एनईटी पास करना और पीएचडी करना। अगर हम टीचर बनना चाहते हैं इसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, ये सारे जो कोर्स है वो कर सकते हैं। ये योग्यताएँ होनी चाहिए। इतना ईज़ी नहीं है वैसे ये बनना, बहुत मुश्किल का काम है। नैदानिक पोषण और आहारिकी का कार्यक्षेत्र, जीविका के अवसर। अब इसमें कौन-कौन से कार्यक्षेत्र होते हैं, कौन-कौन सी जीविका होती है, वो हम देख लेते हैं।
तो अस्पताल, क्लिनिक, विद्यालयों में आहार विशेषज्ञ बन सकते हैं। हम अस्पताल में जा सकते हैं, क्लिनिक में जा सकते हैं और विद्यालयों में जाकर आहार विशेषज्ञ बन सकते हैं। बच्चों को हम बच्चे हो गए या हॉस्पिटल के मरीज हो गए, क्लिनिक के मरीज हो गए, उनको हम आहार के बारे में जानकारी दे सकते हैं। खिलाड़ियों के साथ आहार की सलाह ले सकते हैं, जैसे मैंने आपको खिलाड़ियों का एग्जाम्पल आगे ही बता दिया था। चिकित्सकीय बेसिक शोधकर्ता, हम क्या कर सकते हैं, बेसिक शोधकर्ता बन सकते हैं फूड से रिलेटेड, ठीक है। महाविद्यालय अध्यापक, प्रोफेसर या शिक्षक के रूप में हम काम कर सकते हैं। जैसे आपने उधर हमने देखा था, जो ये पीएचडी वाला जो हमारा था, पीएचडी वाला, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हम जो हमारे कॉलेज लेवल की, यूनिवर्सिटी लेवल के जो टीचर है वो बन सकते हैं। तो वही बात यहाँ पर की गई है। क्लिनिक ट्रायल, पोषण सप्लीमेंट और औषधियों का निर्माण वितरण। अब क्या कर सकते हैं, हम क्लिनिक ट्रायल जो है वो कर सकते हैं, जिसमें हम पोषण सप्लीमेंट्स जो होते हैं हमारे, जिससे हमें पोषण तत्व मिलते हैं, जो हमारी जो भी दवाइयाँ होती है वो, और औषधियों का हम निर्माण और वितरण कर सकते हैं। उसको हम खुद से बना सकते हैं और व्यक्तियों को दे सकते हैं। तकनीकी लेखन हम कर सकते हैं, हम लेख लिख सकते हैं, व्यक्तियों को हम जागरूक, जैसे आज के टाइम में हम ऑनलाइन लेख देखते हैं, जो हमने जैसे कि अब क्या है, किसी ने ऑनलाइन पोस्ट किया है, आपने पूरा एक नोट जो है वो दिया है कि ये चीज़ें ज़रूरी है, यहाँ पर जाना, ये करना, वो करना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन लेख वगैरह जो है वो डाल सकते हैं व्यक्तियों को भोजन से रिलेटेड। अस्पतालों में भोजन सेवा चलाना, प्रबंध करना, अस्पतालों में हम ये काम कर सकते हैं। पोषण विभाग, उद्यमों, उद्योगों में सलाहकार बन सकते हैं, पोषण के क्षेत्र में हम सलाहकार भी बन सकते हैं। नैदानिक पोषण विशेषज्ञ क्लिनिकों के लिए, और हम नैदानिक पोषण विशेषज्ञ भी बन सकते हैं, किसके लिए, क्लिनिक के लिए। फील्ड बहुत है, पढ़ाई भी बहुत है, तो अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर लेंगे तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पे हमारे कुछ शॉर्ट्स फॉर्म है, उसके फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखे हैं, वो आप देख लीजिए कौन-कौन से हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो सबसे पहले एचआईवी क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये हमारे एचआईवी की फुल फॉर्म है। एड्स, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है। ओपीडी, ओपीडी वहा रोगी विभाग, वाह्य रोगी विभाग, ये हमारा क्या है, ओपीडी की फुल फॉर्म है। आईवी, अंतःशिरा, एमएनटी, चिकित्सकीय पोषण उपचार, आरटीए, प्रस्तावित दैनिक मात्रा, और आरडी, पंजीकृत आहार विशेषज्ञ। तो ये हमारे कुछ जो शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म लिखे हुए थे वो थे। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और कहीं कोई कमी लगी हो तब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।